once again welcome back to my channel। इसको पता है इटालियन में क्या कहते हैं? Ciao tutti e bentornati sul mio canale। So ये है एपिसोड 2 ऑफ माई स्टडी इन इटली सीरीज। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या मेरे चैनल पेज पे भी जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट इटली। एंड अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो यार वीडियो को सब्सक्राइब करना, फ्री इन्फॉर्मेशन है और उसके बदले में एक ही चीज मांग रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इटालियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्या क्या यहाँ पे आपके ऑप्शन है एंड क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते एक सवाल से। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है विच इज स्टिल इन कंटिन्यूअस ऑपरेशन? यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया आज से करीबन 900 साल पहले स्थापित की गई थी। एंड ये जो शब्द यूनिवर्सिटी है ये भी एक लैटिन फ्रेज से आता है, यूनिवर्सितास मैजिस्ट्रोरम एट स्कोलेरियम, जिसका मतलब है कम्युनिटी ऑफ टीचर्स एंड स्कॉलर्स। आई होप मैंने लैटिन में सही प्रोनाउंस किया, नहीं किया अगर किसी को पता हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड द यूनिवर्सिटी सॉ द फर्स्ट वुमन टू अर्न अ यूनिवर्सिटी डिग्री एंड टीच एट अ यूनिवर्सिटी एज वेल एज द फर्स्ट वुमन टू अर्न बोथ अ डॉक्टरेट इन साइंस एंड अ सैलरीड पोजीशन एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। एंड वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया सबसे पुरानी, बट ऐसे बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं जो 500-600 साल पुरानी इटली में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो है, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ है जहाँ कभी गैलीलियो गैलीलेई पढ़ाई करते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीजा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे इटली को ना हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड्स काफी हाई है एंड दे हैव गिवन सम अमेजिंग इनोवेशंस टू द वर्ल्ड, जैसे कि बैरोमीटर, बैंक, इंडक्शन मोटर, कैलकुलेटर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, डेंटल फिलिंग जिसके बिना कोई डेंटिस्ट का धंधा नहीं चलता है, इंसाइक्लोपीडिया, एस्प्रेसो मशीन, जबरदस्त कॉफी निकलती है यार उससे, आई ग्लासेस, जियोथर्मल पावर प्लांट। तो लिस्ट बहुत लंबी है, पता नहीं कितना दिन लग जाएगा अगर मैं हर के बारे में बात करें लोगों। एंड आई डोंट थिंक सो मैं इतना क्वालिफाइड भी हूँ कि मैं हर इन्वेंशंस को डिटेल में आपको समझा सकूं, बट एनीवे आपके लिए जानना जरूरी था इसीलिए बता दिया, बाकी आप खुद गूगल कर सकते हैं। ओके, तो एजुकेशन सिस्टम पे जंप करने से पहले बोलोनिया कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। तो इन द ईयर 1999 जितने भी ईयू मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने साथ में एक ट्रीटी साइन की थी जिसका एक बेसिक एम यही था कि जो एजुकेशन क्वालिटी है पूरे ईयू कंट्रीज के बीच में उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सके, जिससे बहुत ईजिली अगर किसी भी स्टूडेंट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री अपने आप को ट्रांसफर करना है या एक डिग्री कंप्लीट करने का दूसरे कंट्री में डिग्री स्टार्ट करनी है तो बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि जो एजुकेशन आउटकम होगा वो हर कंट्रीज का एक दूसरे से इक्विवेलेंट होगा। जैसे अगर आप आज इटली में अपना बैचलर्स पढ़ते हैं और कल आपको जर्मनी में या नेदरलैंड्स में या स्वीडन में जाकर अपना मास्टर्स करना है तो आप इजीली वहाँ जाके कर सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन क्वालिटी जो इटली की है वो कंपेरेबल है किसी और दूसरे ईयू मेंबर स्टेट्स के। इस पूरे स्टैंडर्डाइजेशन का एक बहुत बड़ा फोकस ये है कि स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम हो और वो क्या कर सकता है ये पूरे ईयू में कॉमन रहे और स्टैंडर्डाइज्ड रहे। ऐसा नहीं हो कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग इटली से की है और उससे जो आपको लर्निंग आउटकम मिलेगा वो बहुत इन्फीरियर होगा जो आप जर्मनी, स्विट्जरलैंड या किसी और कंट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि अगर मैं यहाँ पे इटली में बैचलर्स करता हूँ तो मैं फिर किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना मास्टर्स या फर्दर स्टडीज कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं बिकॉज एजुकेशन स्टैंडर्डाइज्ड है। अब बात करते हैं इटालियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो यूनिवर्सिटी में एनरोल करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। दैट मीन्स आपने क्लास 1 से क्लास 12 पूरा किया हो। ये नहीं कि आपने क्लास 1 से क्लास 10 किया और आप यहाँ यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाहते हैं, आप नहीं एनरोल कर सकते। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है आप डायरेक्टली 3 ईयर्स का बैचलर्स कोर्स करिए या आप सिंगल साइकिल मास्टर्स डिग्री में आप एनरोल कर सकते हैं। अब बैचलर्स कोर्स तो क्लासिकल हो गए, जैसे आपका इंजीनियरिंग का कोर्स हो गया या आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ना है या आपने BBA करना है, वो सारी चीज़ आपके 3 ईयर बैचलर्स कोर्स में कवर होते हैं। सिंगल साइकिल मास्टर्स डिग्री में आता है आपका मेडिसिन, लॉ, डेंटिस्ट्री, कुछ केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ सिमिलर फील्ड लेट्स से जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो 5 से 6 साल का आपका डिग्री होता है। अब बैचलर्स करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो फर्स्ट लेवल स्पेशलाइजिंग मास्टर्स, ठीक है, जो 1 साल का होता है, 60 क्रेडिट्स मिलते हैं एंड ये मोर जॉब ओरिएंटेड होते हैं। किसी स्पेसिफिक फील्ड में अपने आप का आप ये 1 साल का मास्टर्स डिग्री करते हैं एंड फिर उस फील्ड में आप काम करते हैं। या आप सीधा मास्टर्स डिग्री में अपने को एनरोल करिए, जो क्लासिक मास्टर्स डिग्री हो सकती है या कोई स्पेसिफिक मास्टर्स डिग्री में होंगी जो 2 साल का कोर्स होगा। 1 साल बाद आपको मास्टर्स नहीं मिलता क्योंकि वो फर्स्ट लेवल स्पेशलाइजिंग मास्टर्स की इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपके अगेन 2 ऑप्शंस आते हैं,
सेकेंड साइकिल मास्टर्स डिग्री करिए, जो अगेन 1 साल का भी हो सकता है या 2 साल का भी हो सकता है। ये अगेन जॉब ओरिएंटेड होता है, ये किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में करती है यूनिवर्सिटी, एंड उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जो उस कंपनी को शायद सूट कर रहा हो। ओके, इसमें कंपनी आपका इंटरव्यू लेकर हो सकता है आपको स्टाइपेंड भी देगी। अगेन ये यूनिवर्सिटी का खुद का डिसीजन है इस टाइप का कोर्स कराना, एंड इसका इक्विवेलेंस आई डोंट थिंक सो डिफरेंट नेशंस में एग्जिस्ट करता है। ये इटली अपना ये आपको एक ऑप्शन देती है। एंड जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास वो है आप पीएचडी करें, जिसको दottorato di ricerca भी कहते हैं एड आइलैंड में। सो ये जो पीएचडी वाला लाइन है, ये आप ये बैचलर्स मास्टर्स के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने सिंगल साइकिल मास्टर्स डिग्री की और उसके बाद डायरेक्टली आप पीएचडी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन एजुकेशन सिस्टम क्लियर हो गया हो। तो अब बात करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी लेवल को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बैचलर्स के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपका 12th का बोर्ड्स का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंड आपका ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें ये लिखा हो कि आपने जो स्कूलिंग की है 12th में वो पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में की गई है। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हो सकते हैं लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, जो अपने टीचर से ले सकते हैं, जो ये रिकमेंड करे कि आपको ये यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्यों आप ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, ये हर यूनिवर्सिटी नहीं मांगती है। यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि मैं तो अभी 12th कंप्लीट नहीं की है, मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूँ 12th में, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले केस में आपके स्कूल से एक लेटर चाहिए होता है जिसमें क्लियरली लिखा हो कि आपने 12th स्टार्ट कब किया और उसका फिनिशिंग डेट क्या है, एंड अभी तक आपके स्कोर क्या है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपका जो भी अभी तक मिड टर्म या जो भी स्कूल में जो भी कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड्स जो भी होगा, उसके मार्क्स जो है वो आप यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट कर सकते हैं। एक चीज़ अगेन कुछ लोग यहाँ पे अगेन कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि सर मेरे तो 55% दिया है बोर्ड्स में या मेरे 60% दिया है बोर्ड्स में, तो क्या मैं इटली के लिए एलिजिबल हूँ। तो डेफिनेटली आप इटली के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बैचलर्स लेवल पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जो डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। कुछ या तो यूनिवर्सिटी अपना लेती है, कुछ एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती है, जिसको कहते हैं TOLC। तो आप ये एग्जाम्स देते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कितना आप स्कोर करते हैं, आप उसके हिसाब से आप उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं लेती हैं, डायरेक्टली आपका 1-to-1 इंटरव्यू लेके, इंटरव्यू के टाइम में आपको वो कुछ क्वेश्चंस दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस वो पूछ सकती है, एंड आपके प्रीवियस बैकग्राउंड उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेगी आपको असेस करने के लिए। अब बात करते हैं मास्टर्स लेवल में। तो मास्टर्स के लिए डेफिनेटली आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए, एंड साथ में आपको लगेंगे आपके ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री, जिसका एग्जाम्पल आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मांगेंगी आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, क्योंकि बैचलर्स में ये मोस्टली ऑप्शनल होता है, बट मास्टर्स के केस में ये 2 डॉक्यूमेंट थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाते हैं। अगेन आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो ये कंफर्म करेगा कि आपने इंग्लिश में अपनी पढ़ाई की है। एंड अगर आपने इंग्लिश में पढ़ाई नहीं की है तो उस केस में आपको IELTS, TOEFL, कैम्ब्रिज या कोई भी स्टैंडर्डाइज इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, ये प्रूव करने की यूनिवर्सिटी को कि आपको इंग्लिश समझ में आती है। मास्टर्स लेवल पे कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना मिनिमम मार्क्स बैचलर्स में एक रिक्वायरमेंट रख सकती है। कोई यूनिवर्सिटी 70% रखती है, कोई यूनिवर्सिटी 80% रखती है, कोई यूनिवर्सिटी 5% रख सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, एंड हो सकता है आपका इंटरव्यू भी लिया जाए। एंड यहाँ पे एक और चीज़, जो आपका बैचलर्स डिग्री है वो बैचलर्स अगर आपने 3 साल की डिग्री ली है तो वो ऑनर्स डिग्री होना चाहिए। 2 और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मास्टर्स लेवल पे रिक्वायर्ड होते हैं, पहला है CV, जो मोस्टली 2 पेज का हो सकता है, जो आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड, हर चीज़ आपके अचीवमेंट्स उसमें डिस्क्राइब्ड रहें। एंड दूसरा है आपका सिलेबस, जो भी आपने बैचलर्स में पढ़ा है उसका एक डिटेल्ड सिलेबस चाहिए होता है कि हर एक सब्जेक्ट का क्या लर्निंग आउटकम था, कितना उसका क्रेडिट्स था, कितने घंटे आपने ओवरऑल उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका डिटेल्ड होना चाहिए आपके सिलेबस में। सिलेबस को लेकर बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन हुआ है लास्ट ईयर भी, तो अपने यूनिवर्सिटी से कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्लीज़ मांगेगा, क्योंकि अगर सही से आप नहीं जमा करेंगे तो हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाएं। और एक और चीज़, जो भी आप ट्रांसक्रिप्ट्स देंगे, डिग्रीज देंगे, ये सारे वेरीफाइड होने चाहिए, इस पर यूनिवर्सिटी का सील और स्टैम्प होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो अगेन आपका रिजेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं PhD के ऊपर। तो PhD के लिए डिफरेंटली आपका बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, एंड PhD के लिए जो मेरिट रिक्वायरमेंट है वो हाई होती है, तो आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए। खराब स्कोर होंगे तो जनरली पॉसिबल नहीं है PhD मिलना। यहाँ पे लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो आपके प्रीवियस प्रोफाइल को बताती है कैसी है, क्या किया था आपने, आपके क्या क्या अचीवमेंट हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ में हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ GRE स्कोर मांगे, दैट मीन्स ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम होता है, तो आपको वो देना होगा।
साथ में इंटरव्यू होगा, कुछ यूनिवर्सिटी अपना पर्सनल टेस्ट भी ले सकती है। सो मोरलेस ये रिक्वायरमेंट है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड अगेन इटली में बहुत से यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप कंफ्यूज हैं कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, कौन सा कोर्स चूज़ करना है, किससे आपका बेस्ट आउटकम आपको मिलेगा, किससे आपको जॉब ज़्यादा मिलने का पॉसिबिलिटी है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगेन इसके चार्जेस हैं वो सारे कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप चार्जेस देख सकते हैं एंड किस टाइप की कंसल्टेंसी में प्रोवाइड करता हूँ वो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली अबाउट स्टडिंग इन इटली। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम एप्लीकेशन टाइमलाइन, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो प्लीज़ एपिसोड 3 के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपना फीडबैक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, सो दैट आई कैन मेक माई फ्यूचर वीडियोज़ बेटर एंड वो सारे सवालों को जवाब दे सकूं जो आप ढूंढ रहे हैं एक ही सीरीज के अंदर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। इसको इटालियन में कहेंगे चाओ e ci vediamo